नमस्कार दोस्तों, हम लोग इसमें मूल विधि कर रहे थे। आज आई होप आपकी मूल विधि की लास्ट वीडियो होगी, अगर कंप्लीट कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होता है तो। और आपको पता ही है कि साइंस का भी हम लोगों ने 1 तारीख से कमिटमेंट किया था, तो साइंस भी स्टार्ट हो चुकी है। साइंस में लगभग जो आपके 595 पन्ने हैं घटना चक्र लेटेस्ट 2021 की, तो वो पूरा हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज इसकी मैंने पहली वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो फटाफट से जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी वीडियो देखिए। और ये लगभग आपको 100 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी वीडियो मैं 5 घंटे की बना भी दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आइए बढ़ते हैं मूल विधि में। जो हम लोगों का पार्ट छूटा हुआ था वहाँ से करते हैं विभाजन का अधिकार। देखिए दोस्तों, जो विभाजन का अधिकार है वो आपके धारा नंबर 76 में है। ठीक है, 76 में इसके बारे में कहा गया, बताया गया है 76 और 77 के अंतर्गत। ठीक है, भूमिधर अपने खाते की भूमि का जो बंटवारा हेतु या अपने खाते की भूमियों का बंटवारा कराने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि मुकदमा दायर कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें पॉइंट बोला गया है कि ऐसे हर एक मुकदमे के लिए संबंध गांव सभा को पक्षकार बनाया जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई मुकदमा होता है और कोई अगर ऐसा मुकदमा है जिसमें आपकी जो भूमि है वो चली जाती है, तो इसके लिए क्या है, उसके लिए क्या कहा गया है कि जो गांव सभा को पक्षधर बनाया जाएगा। आखिर में बोला गया है ये वाले पॉइंट में कि राजस्व न्यायालय जो कि माल अदालत में सहायक कलेक्टर प्रथम जो श्रेणी के यहाँ वाद प्रस्तुत किया जाएगा। बेदखल ना होने का अधिकार है धारा 199 में। कोई भी भूमिधर अपने जोत से बेदखल नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी खुद की भूमि है वो अपने जोत से बेदखल नहीं होगा। यह बात अलग है कि यह भूमिधर मालगुजारी ना दे और मालगुजारी के वसूलों में उसकी भूमिधर सूची बेच दी जाए, किंतु वह बेदखल नहीं की जाएगी। समझ गए आप बात को? इस लाइन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार। देखिए, असंक्रामक अधिकार का मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसी जो जगह जो क्या ट्रांसफरेबल नहीं है, ट्रांसफ़र के योग्य नहीं है। ठीक है, देखिए अधिनियम के अंतर्गत असंक्रामक जो अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार निम्नलिखित है। सबसे पहले है भूमि का उपयोग। भूमि का क्या उपयोग है, सबसे पहले देखेंगे। असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर को अपने जोत एक एकांतिक कब्जे का अधिकार है। ठीक है, दूसरे में बोला गया है कि उसे जोत का कृषि, बागवानी या पशुपालन, जिसमें मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी सोशल फॉर्म भी है, आदि से संबद्ध किसी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का अधिकार होगा। असंक्रामक अधिकार वाला जो पूंजी भूमिधर अपनी जोत का उपयोग आवास या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं कर सकता है। तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि यह अपनी भूमि का उपज जानवर बांधने, खाद एकत्रित करने, चारा रखने, खलिहान बनाने, कोल्हू गाड़ने आदि के लिए कर सकता है, क्योंकि यह प्रयोजन कृषि से संबंधित है। अब आते हैं विनियमन का अधिकार। विनियमन का मतलब समझते हैं ना, विनिमय। विनिमय का मतलब क्या है? विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, एक्सचेंज। जैसे हम लोगों की इकॉनमी जो थी पहले, हम आज से अगर 100 साल 200 साल पहले की बात करें, जब मुद्रा नाम की चीज़ें नहीं होती थी। आप दिल्ली सल्तनत की बात मत करिएगा, आप उससे बहुत पहले की बात करिएगा, जब मौर्य काल हुआ करता था। इससे भी पहले आप बहुत पहले जाइए, क्योंकि यहाँ तक तो सिक्के चलने चालू हो गए थे। आपको पता है कि पल्लव वंश में सिक्के चालू हो गए थे और समुद्रगुप्त के वीणा वादन के सिक्के भी मिले हैं। आप वहाँ मत जाइए, आप ऐसे आप लगभग 2000 साल पहले जाएंगे जब आप, तब आपको पता चलेगा कि वहाँ वस्तु विनिमय की प्रणाली होती थी। हमारा गेहूँ ले लो, अपने टमाटर दे दो, इस प्रकार का एक्सचेंज होती थी ना सारी चीज़ें। तो वहीं यहाँ पे बात बोली गई विनिमय करने का अधिकार। संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर की तरह सभी अधिकार होते हैं। विभाजन करने का अधिकार। देखिए, विभाजन करने के अधिकार में क्या है? संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर की तरह सभी अधिकार होंगे। संक्रामक संबंधित अधिकार के बारे में देखेंगे तो इसमें आएगा राइट टू ट्रांसफ़र। राइट टू ट्रांसफ़र में क्या है? जैसे असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर का स्वामित्व संक्रामक नहीं है, लेकिन स्थायी व वंशानुगामी है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि समस्त असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर के हितों की सुरक्षा एवं समान अंतरण का अधिकार प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा धारा 131 के खा में ऐड की गई है। अब आते हैं धारा 131 का खा क्या कहता है। देखिए धारा 131 का खा ये कहता है कि असंक्रामक अधिकार वाले भूमिधर 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात संक्रामक अधिकार वाले भूमिधर होंगे, परंतु यह कई प्रतिबंध के अधीन किया गया है। जोतों के समर्पण का क्या अधिकार है? जोत के समर्पण का अधिकार देखते हैं। देखिए असंक्रामक का मतलब जहाँ जहाँ असंक्रामक आ जाए आप समझ लीजिएगा ये ट्रांसफरेबल की बात हो रही है। जहाँ जहाँ संक्रामक आ जाए इसका मतलब है यहाँ ट्रांसफरेबल की बात हो रही है, वहाँ पर असंक्रामक में नॉन ट्रांसफरेबल की बात हो रही है। असंक्रामक के अधिकार वाले भूमिधर का यह अधिकार है कि वह अपने जोत या किसी भाग का समर्पण कर दे। का अर्थ है इस्तीफा देना या भूमि से अधिकार छोड़ देना। देखिए लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्ट रहती है, इसके पढ़ के हिंदी पढ़ के आप इसका सेंस भी नहीं समझ सकते। कानूनी दांव पेच इतनी कठिन है एक सामान्य जनमानस को बात ही नहीं समझ में आएगी, इसीलिए उसको वकील करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सहज है नहीं कि वो अपनी बात रख पाए। अपनी बात को भी रखने के लिए उसको पता नहीं कितने दायरे कितनी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। वो डायरेक्टली नहीं लिख के भेज सकता है कि भाई हमारी ये सब बातें हैं। आसामी का अधिकार हम लोगों ने धारा 133 के अंतर्गत इसका जिक्र किया था। आसामी के अधिकार में देखिए क्या था। आसामी तीसरे नंबर का जोतदार है। इसका अधिकार ना तो स्थायी है और ना ही संक्रामय है, मतलब ट्रांसफरेबल है, और इसे वंशानुगत अधिकार प्राप्त है, मतलब हेरिटेबल जो इसको मिले हुए हैं वो सारे अधिकार इनको प्राप्त हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें। देखिए वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि आसामी जोतदार के ही पास है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आसामी के अधिकार निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं? जैसे भूमि का उपयोग, धारा 146 के अंतर्गत भूमि के उपयोग के बारे में इसमें बताया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए आसामी को अपनी जोतदार भूमि पर अकेले कब्जे का अधिकार है। ठीक है, कब्जे का मतलब समझते हैं? कब्जे का मतलब है आपने कभी मकान लिया होगा, आप लोगों में बहुत से लोगों के पास मकान होंगे, तो मकान जब उन्होंने ख़रीदा होगा तो उस पर कब्जा दिलाते हैं पहले भाई, कि डीलर बोलता है कि भाई पहले तुम ले लो, फिर उसका कब्जा ले लो, फिर उसके बाद रजिस्ट्री कराना। कब्जा मतलब रहने लगना, उसका उपयोग करने लग जाना। ठीक है, जो अचल संपत्ति है, तो ये कब्जा चल अचल दोनों संपत्ति में होता है। दूसरे में है कि वह अपनी भूमि को कृषि, बागवानी, पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन में कुक्कुट पालन भी है से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकता है। तीसरा देखेंगे कि इस धारा के उल्लंघन के परिणाम निम्न होंगे। क्या क्या निम्न होंगे? बेदखली, यदि आसामी भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन भी आता है के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करता है तो वह यह क्षेत्रफल भूमिधर के वाद पर बेदखल हो जाएगा। अगर जो भूमि आसामी भूमि मिली है उसमें अगर उसने कृषि नहीं करी, बागवानी नहीं करी, तो और या अगर उसने कुछ पाला भी है तो अगर मत्स्य पालन नहीं किया, कुक्कुट पालन नहीं किया, उसने अपनी लीज पे दे दी उठा के, ठीक है, या उसमें कोई सी कुछ और कर लिया, तो उसको बेदखल किया जा सकता है। ये धारा के अंतर्गत बताया गया है। परित्याग क्या मतलब होता है कि कोई भी आसामी जो जोतगत भूमि का उपयोग निरंतर 2 फसली वर्षा तक कृषि, बागवानी या पशुपालन के प्रयोजनार्थ नहीं करता है तो उसकी भूमि परित्यज्य समझी जाएगी। पट्टा पर भूमि उठाना, पट्टा का मतलब समझते हैं? पट्टे का मतलब होता है एक तरीके से किराए पे, पट्टे पे भूमि उठाना मतलब किराए पे भूमि को देना। कैसे? देखिए समानता आसामी भूमि अपनी जो भूमि का पट्टा नहीं कर सकता है, ठीक है, लेकिन धारा 157 के अंतर्गत अक्षम में आसामी अपनी जोत का पट्टा कर सकता है। वो धारा 157 है, उसमें कुछ उन्होंने दिए होंगे कि इस कंडीशन के अंतर्गत वो पट्टा कर सकते हैं। समर्पण करने इस्तीफा देने का अधिकार, देखो आसामी अपनी जोतगत भूमि का इस्तीफा दे सकता है। जो जोतिगत भूमि है ना उसका इस्तीफा दे सकता है आसामी। संपूर्ण इस्तीफा जो है वो संपूर्ण जोत का होना चाहिए, किसी अंश का समर्पण प्रभावशाली नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगर तो देखिए स्वामित्व समाप्ति या बेदखली पर मौजूद फसल आदि को हटा लेने का अधिकार।
ठीक है, क्या हटा लेने का अधिकार। जैसे जब कोई आसामी अपनी जोत से बेदखल हो जाएगा या उसके स्वत्व समाप्त हो जाएगा तो उसे अधिकार है कि वह अपनी जोत में विद्यमान खड़ी फसल, वृक्ष और निर्माण को हटा लेगा। डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय खड़ी फसल और पेड़ों आदि का मूल्यांकन करेगी। अब आते हैं बेदखली। बेदखली का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। अतिक्रमण की बेदखली के बारे में देखा जाएगा तो अधिनियम की धारा 209 यह प्रावधान करती है कि जब कोई व्यक्ति क्या करती है, जब कोई व्यक्ति, अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें सबसे पहले बात करी गई है तस्मक प्रचलित विधि के प्रावधान के खिलाफ किसी भूमि पर कब्जा कर ले या बनाए रखे रहे। दूसरा, यह कब्जा का बनाए रखना तत्संबंधी जोतदार की बिना सहमति के है, जो वह भूमिदर की भूमि से भूमिदर के वाद पर आसानी से भूमि के वाद पर तथा ग्राम पंचायत की भूमि से ग्राम पंचायत के वाद पर बेदखल किया जा सकेगा और क्षतिपूर्वक या डैमेज का भी देनदार होगा। अब आते हैं ग्राम पंचायतों की भूमि से बेदखली के बारे में। इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई भूमि प्रबंधन समिति ग्राम पंचायतों की विशेष कार्यकारिणी है। ठीक है। दूसरा बोला गया कि ग्राम पंचायत में निहित सभी भूमियां वनों, वृक्षों, बागों, मीनाशयों, पोखरों, आबादी स्थल आदि का सामान्य पर्यवेक्षण, सुरक्षा और नियंत्रण का भार भूमि संबंधित समिति के ऊपर है। अब तीसरा पॉइंट है कि जब कोई अतिक्रमणी या जिसको बोलते हैं ट्रेस पास ग्राम पंचायतों की भूमि पर कब्जा कर लेगा तो भूमि प्रबंधक समिति के बारे में बात करी गई है। नंबर 1, जैसे संपत्ति की क्षति और गबन के आधार पर क्षतिपूर्व वसूली की है। और दूसरे में कहा गया है कि भूमि के कब्जे की प्राप्ति हेतु तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किस कंडीशन में? ये कंडीशन होगी ग्राम पंचायतों की भूमि से बेदखली के मामले में। जब ग्राम पंचायत की किसी ने, जिसको बोलते हैं ना जीएस की जगह ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायतों की जो जगह पे अगर कोई कर लेगा तो ग्राम पंचायत ये फैसले ले सकती है। असंक्रामक अधिकार वाले भूमिदर की बेदखली। देखिए पहला है असंक्रामक अधिकार वाले भूमिदर की बेदखली सहायक कलेक्टर द्वारा किया जा सकेगा। यह बेदखल अंतरण के आधार पर होगा। दूसरा है सार्वजनिक उपयोग की भूमि से भी उसे बेदखल किया जा सकेगा। आसामी की बेदखली के बारे में देखते हैं क्या है। देखिए आसामी की बेदखली के बारे में कहा गया है कि यदि आसामी की बेदखली के बारे में बोला गया कि यदि आसामी इस अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण करे तो अपनी जोत का उपयोग कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन से संबंधित प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए करे। अब आते हैं टांगियों भूमि का आसामी। टांगियों भूमि का आसामी यदि भूमि का उपयोग कृषि फसल उगाने के अलावा किसी अन्य फसलों के लिए किया जाए। ठीक है ना। फिर कुछ पॉइंट्स है जैसे कि यदि आसामी के विरुद्ध बकाया लगान की डिक्री हो गई हो और उसने डिक्री में दी गई धनराशि की अदायगी नहीं की है तो यह डिक्री बेदखली द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। ग्राम पंचायतों और भूमि प्रबंधक समिति के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 1 जुलाई 1952 को जमींदारी की समाप्ति हुई और उस समय गांव में पहले से ही 2 संस्थान थे, जैसे गांव सभा थी और ग्राम पंचायत था, या जिसे ग्राम पंचायत भी बोलते हैं, स्थापित की गई और काम कर रही थी। इन दोनों संस्थाओं की स्थापना यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई। ठीक है ना। जिन गांवों की आबादी 250 या उससे अधिक थी ऐसे सभी गांवों में गांव सभा थी। ठीक है। गांव सभा की कार्यकारिणी समिति को गांव पंचायत कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सुन ही रखा होगा कई बार, छोटे मोटे जो फैसले, लड़ाई झगड़े का जो निर्णय है ये सब गांव सभा ही लेती है। ठीक है। जिन गांवों की आबादी 250 से कम है उन्हें 2 या 2 से अधिक गांवों को मिलाकर एक गांव सभा बनाई जाती है और अधिक आबादी वाले गांव के नाम से गांव सभा का नाम रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम द्वारा गांव में 2 और संस्थानों की स्थापना की गई है। पहला गांव समाज, दूसरा भूमि प्रबंधन समिति के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि प्रत्येक गांव के लिए एक गांव समाज की स्थापना की गई है। इस गांव समाज की कार्यकारिणी को भूमि प्रबंधन समिति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि भाई गांव सभा में जितने गांव थे उतने ही गांव
समाज की स्थापना हुई है और उतने ही मुख्य प्रबंधक समिति की। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि भाई जमींदारी उन्मूलन पर जमींदारी संपत्ति राज्य सरकार में निहित हो गई है, जिसे राज्य सरकार ने गांव समाज में निहित कर दिया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 द्वारा गांव समाज में समाप्त कर दिया गया है और गांव समाज में निहित भूमि गांव सभा में निहित हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे तो आता है कि भाई गांव सभा की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ निहित भूमि का समान अधीक्षण, प्रबंधक, संरक्षण और नियंत्रण का भार भूमि प्रबंधन समिति को सुपुर्द किया जाएगा। ग्राम सभा के बारे में यदि देखा जाए तो इसमें देखिए 22 अप्रैल 1994 से पहले के बारे में बात करी जा रही है। 1994 कहा गया कि भाई गांव सभा की स्थापना राज्य सरकार प्रत्येक गांव या गांव समूह के लिए गांव सभा की स्थापना करेगी जिन गांवों की आबादी कम से कम 250 थी। ऐसे सभी गांवों में गांव सभा की स्थापना की गई है। दूसरा है कि प्रत्येक गांव सभा को एक विधिक कानूनी व्यक्ति माना जाएगा जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसका नाम गांव सभा की मतदान सूची में दर्ज है, वे सभी गांव सभा के सदस्य समझे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग ग्राम सभा के बारे में देखते हैं। देखिए ग्राम सभा या गांव सभा बात एक ही है। इसमें कहा गया कि 22 अप्रैल 1994 से उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि संशोधन अधिनियम 1994 जो कि 22 अप्रैल 1994 से प्रभावी है, ने ग्राम सभा की हैसियत को काफ़ी तब्दील कर दिया है। गांव सभा का नाम अब ग्राम सभा हो गया है। ठीक है ना। आगे देखेंगे, पहले गांव सभा या ग्राम सभा एक सामान्य निकाय थी और इसकी कार्यकारिणी का नाम गांव पंचायत था और अब ग्राम पंचायत हो गया है। अब देखिए जो ग्राम पंचायत है ना, वो स्वयं एक विधिक व्यक्ति है। विधिक व्यक्ति मतलब कानूनी व्यक्ति है, सामान्य निकाय है और साथ साथ एक कार्यकारिणी भी है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो देखिए जो ग्राम सभा थी, ग्राम सभा के विभिन्न व्यक्तित्व को समाप्त कर ग्राम पंचायत को विधिक व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, जहां मुकदमे में ग्राम सभा का नाम था, वहां अब ग्राम पंचायत का नाम होगा। इस बारे में जिक्र किया गया। देखिए आपको ये भी पता होगा कि जब जनगणना हुई थी भारत के अंदर, ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन हालांकि पूछ रहा हूँ लेकिन उसका मैं जवाब खुद भी दे दूंगा आपको, कि आपको पता होगा कि जब जनगणना हुई थी 2011 की, क्योंकि अब 2022 में होनी थी तो और 10 साल बाद होती, 2021 में होनी थी तो पोस्टपोन हो गई। तो ये जो जनगणना 2011 में हुई थी उसमें कितने गांव थे, गांव की संख्या क्या थी? तो गांव की संख्या मैं बता देता हूँ, 6,40,932। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितनी थी, 6,40,932। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो संपत्ति ग्राम सभा में निहित थी उसे ग्राम पंचायत में निहित कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम जनसंख्या 250 से बढ़ा के 1000 कर दी गई। देखिए ग्राम पंचायतें वहीं बनेंगी जहाँ पे 250 से बढ़ के कितनी हो गई जनसंख्या, 1000। वहीं पे बनेंगे लगभग कितने गुने, लगभग 4 गुना, क्योंकि 25 चौको 100, 1000 हो गया। ग्राम पंचायतों की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। देखिए ये आपका यूपी स्पेशल में भी काम आ सकता है। 2 बैठकें होंगी, एक होगी खरीफ फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी होगी आपकी रबी फसल कटने के दूसरी बाद, जिसको बोलेंगे खरीफ की बैठक और रबी की बैठक। ठीक है, 6-6 महीने में होगी ऐसा मान सकती है। इसकी जो अध्यक्षता होगी वो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा किया जाएगा। अध्यक्षता ग्राम पंचायत का प्रधान करेगा। एक खरीफ की फसल बैठक होगी जिसको बोलेंगे खरीफ बैठक, एक होगी रबी की फसल में बैठक जिसको बोलेंगे रबी की बैठक। ग्राम पंचायतों के बारे में देखेंगे। देखिए ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश पंचायत राज विधि संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 में ग्राम पंचायतों के बारे में दिया गया है। क्या क्या है, सबसे पहले कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए उस पंचायत क्षेत्र के नाम पर एक ग्राम पंचायत स्थापित करी जाएगी। अभी बता दिया गया ग्राम पंचायत कहाँ बनेगी, जहाँ पे 250 से बढ़ के जनसंख्या 1000 हो गई है। दूसरी जगह बात करी जा रही है कि किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थिति में उसकी जनसंख्या एक प्रकार होगी। 1000 में से 9 सदस्य होंगे, 1000 से 2000 तक हो तो 11 सदस्य होंगे, अगर 2000 से अधिक है 3000 तक हैं तो 13 सदस्य, या 3000 से ऊपर है तो
15 सदस्य। ये किसकी संख्या है? ये है प्रधान और किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, ठीक है। तो वहाँ के बारे में बात हो रही, प्रधानों की बात हो रही है ना, कि गांव में कितने प्रधान है एक गांव में। हालांकि एक ही प्रधान होता है, लेकिन ये है कि उसमें जो पंचायत के सदस्य होंगे वो मेंबर कितने होंगे। तो 250 से 1000 तो लिए ही, 1000 से ऊपर 9, 1000 से 2011, 2000 से 3013 और 3000 से ऊपर 15। अब इस प्रकार ग्राम पंचायत में 9, 11, 13 और 15 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत अपनी बैठक प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। कितनी बार मीटिंग होगी? साल में 2 बार होगी। कब? एक खरीफ फसल की बैठक जिसको खरीफ बैठक बोलेंगे, एक रबी फसल के बाद बैठक जिसको रबी बैठक बोलेंगे, ठीक है। ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, कौन कौन सी? जैसे सड़क आदि के संबंध में शक्तियाँ, ठीक है। बाहरी पंचायत, बाहरी संगठन या संस्था को चंदा देने के बारे में बात आएगी तो भी वो लेंगे। उसके बाद में आता है कि कर्मचारियों के अवाचार मतलब मिसकंडक्शन की जांच करने तथा रिपोर्ट करने की शक्ति, ठीक है। भूमि अर्जित करने की शक्ति, उधार लेने की शक्ति एवं कर शुल्क एवं फीस लगाने की शक्ति के बारे में भी इसमें उनको ये अथॉरिटी होगी कि वो इस पे अधिकार ले सकती हैं, ठीक है। आते हैं कि भाई भूमि प्रबंधन समिति के बारे में। देखिए, भूमि प्रबंधन समिति का जो गठन है वो उत्तर प्रदेश ग्राम स्वायत्त संस्था वित्त संशोधन अधिनियम 1972। अब 1972 में मुझे कमेंट करके बताइए एक और अधिनियम आया था, तो वह अधिनियम था वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम, ठीक है, 1972 के लागू होने से पूर्व भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन ग्राम पंचायतों के सदस्यों में से ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। जो व्यक्ति भूमि प्रबंधन समिति में चुने जाते हैं वे ग्राम पंचायतों के सदस्य नहीं रह जाते, लेकिन वर्ष 1972 के इस संशोधन अधिनियम ने भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों का जो अलग चुनाव बंद करा दिया, और अब यह प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समिति भी होगा। ग्राम पंचायतों का प्रधान और उप प्रधान के बारे में है कि ये भूमि प्रबंधन समिति के सभापति एवं उपसभापति होंगे। जैसे अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देखा जाए तो कौन है उपसभापति? कौन होगा? राज्यसभा का कौन होगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। और जो लोकसभा का होगा वो कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। भूमि प्रबंधन समिति को अलग अलग से अपनी अध्यक्ष मतलब सभापति बनाने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति जो ग्राम सभा का प्रधान है वही ग्राम पंचायत का प्रधान होता है और वही भूमि प्रबंधन समिति का सभापति भी होता है। अतः गांव के तीनों संस्थानों जैसे कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक के समिति में आसानी से मेल स्थापित करना है। ग्राम पंचायतों का लेखपाल पदेन एक्स ऑफिसो भूमि प्रबंधन समिति का मंत्री सेक्रेटरी होता है, और इस प्रकार कानून ने ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति को अलग अलग कर दिया। दोनों का प्रमुख एक व्यक्ति होता है और किंतु दोनों संस्थानों के मंत्री सेक्रेटरी अलग अलग होते हैं। ग्राम पंचायतों के रजिस्टर आदि कागजात रखने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत अधिकारी की होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वीडियो बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। याद है वैकेंसी आती है भी, अभी आपको याद होगा जो 18 में हुई थी वो कैंसिल हो गई भर्ती, अब उसका मार्च में पेपर है, ठीक है। जबकि भूमि प्रबंधन समिति के कागजात रखने की जिम्मेदारी क्षेत्र के लेखपाल के ऊपर होती है, ठीक है। तो रजिस्टर रखने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? वो होती है ग्राम पंचायत अधिकारी की। लेकिन अगर कागजात की बात आएगी भूमि संबंधी तो वो कौन रखेगा? लेखपाल रखेगा। या आपके लेखपाल के भी जो भी वैकेंसी होगी पेट के थ्रू उसमें हो सकता है लेखपाल में भी ऐसे प्रश्न बन जाए। तो इसको बड़ा गौर से पढ़िएगा, जो चीज़ मिल रही इन्फॉर्मेशन उसको गैदर करते जाइए, इकट्ठे करते जाइए। कंपटीशन एक बुक से नहीं होता है, कंपटीशन आपका ओवरऑल जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, उन सबसे भी होता है। जो पढ़ रहे हैं, जो कहीं से भी आपने किसी के भी मुँह से सुना है तो हो सकता है वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो काफ़ी इसको बोलते हैं लक, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न के अगले पॉइंट के आगे। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117 के अधीन ग्राम सभा में निहित सभी भूमियों, वनों, वृक्षों, बागों, मीनाशयों, पोखर, आबादी के स्थल आदि का सामान्य
पर्यवेक्षण, प्रबंध, सुरक्षा व नियंत्रण ग्राम पंचायतों के लिए और ग्राम पंचायत की ओर से भूमि प्रबंधन समिति करेगी, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, क्या क्या पॉइंट से पहले है, भूमि का प्रबंध एवं निपटारा करना, कृषि का विकास करना और उसकी उन्नति देखना, सहकारी खेतों का विकास करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन का विकास करना, मीनाशयों और तालाबों की देखभाल का विकास करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, वनों वृक्षों की सुरक्षा करना, देखभाल तथा विकास करना, हाट बाजारों मेलों का प्रबंधन करना, जोत प्रबंधन के सहायता देना इत्यादि। भूमि प्रबंधन समितियों की शक्ति के बारे में आइए देखते हैं, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बेदखल करने की शक्ति, भूमि आवंटन का शक्ति, भूमि पर कब्जा करने का अधिकार, ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति की क्षति, गबन या अतिक्रमण होने का कार्यवाही का अधिकार, मालगुजारी वसूल करने की शक्ति के बारे में है, गृह निर्माण के लिए है, भूमि का आवंटन के बारे में है। आगे देखेंगे तो ये 6 पॉइंट है जो यहाँ पर हैं। अब आते हैं ग्राम फंड के बारे में। देखिए, ग्राम फंड के अंतर्गत भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम फंड की स्थापना की जाएगी। इस ग्राम फंड में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत आदि अथवा भूमि प्रबंधन समिति द्वारा प्राप्त सभी रकमें जमा की जाएगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पारित हुए ग्राम पंचायतों के वार्षिक आय और बजट के प्रतिबंधों के अधीन ग्राम फंड के रकम ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधन समिति की कार्यों को करने के लिए खर्च की जाएगी। आगे देखेंगे, देखिए ग्राम फंड में निम्नलिखित रकमें जमा होती है, जैसे पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए टैक्स को प्राप्त करना, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों को दी गई जो पैसे हैं उसके बारे में, जिला पंचायत या अन्य किसी स्थानीय निकाय द्वारा किया गया धन, हाट बाजार और मेलों से प्राप्त जो धन है उसके बारे में, तालाब मीनाशों से मछली आदि के ठेके से प्राप्त रकम, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि राज्य की संचित निधि, ठीक है, से फंड में सहायता जो अनुदान प्राप्ति के रूप में जो समस्त धनराशि उसके बारे में। अब देखते हैं मालगुजारी के बारे में। मालगुजारी के बारे में यदि आप देखेंगे तो देखिए, मालगुजारी एक ऐसा टैक्स है जो भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जा सकता है। यह कर सरकार का इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपत्य करे, ठीक है। आगे देखेंगे यदि हम लोग तो यहाँ देखने को मिलेगा कि प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा भूमि की उपज का 6वां भाग मालगुजारी के रूप में लिया जाता था। मुस्लिम काल में राजाओं द्वारा हिस्सा बढ़ा दिया गया और अंत में टोडर ने बंदोबस्त भूमि कर भूमि उपज का 1/3 भूमि रखना स्टार्ट कर दिया। उपज के बदले में यह मालगुजारी नकदी में निर्धारित कर दी गई। अंग्रेज राज्य में भूमि नीति बदल गई थी, ठीक है, ये भी एक पॉइंट बड़ा अच्छा है। अंग्रेजों ने सरकार और जोतदार के बीच एक नए वर्ग की स्थापना कर दी थी और यह नया वर्ग जो बना था उसका नाम था बिचौलिया, मध्यवर्ती वर्ग था या जमींदारी का था। जमींदारी जो भूमि कर जोतकारों से वसूलते थे उसे क्या बोलते थे, लगान बोलते थे, लगान। और जो सरकार को देते थे उसे मालगुजारी बोलते थे। मालगुजारी देने की जिम्मेदारी किसकी थी, देखिए धारा 243 में जो मालगुजारी की जिम्मेदारी है वो किसी जोत में सभी भूमिदार संयुक्त रूप से और पृथक रूप से तस्मय निर्धारित मालगुजारी की अदायगी के लिए राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होंगे। अदायगी की यह जिम्मेदारी न केवल भूमिदर पर है वरन उन सब पर है जो भूमिदर के स्वत्व को उत्तराधिकारी, क्रय, दान आदि तरीके से प्राप्त करते हैं। मालगुजारी 2 किस्तों में देय होती। पहली थी खरीफ किस्त, जिसमें हम लोग बोल रहे थे कि खरीफ की वो बैठक होती है, और दूसरी होती है रवि किस्त, जिसमें रवि की बैठक होती है। मालगुजारी के लिए 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होता है, अर्थात मालगुजारी फसलें वर्ष कृषि वर्ष में ली जाती थी। मालगुजारी की किस्तों को अदायगी की तिथि जो राज्य सरकार द्वारा नियत थी वो करी जाती थी। मालगुजारी के लगभग 1/2 भाग, मतलब या 50% भी बोल सकते हैं, का भुगतान पहली किस्त खरीफ किस्त में दिया जाता था और आधे भाग था वो दूसरी किस्त रवि किस्तों में दिया जाता था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो मालगुजारी या उसकी किस्त नियत दिनांक पर या उसके पहले देने से रह जाएगी वह मालगुजारी को बकाया हो जाएगी और उसके देनदार व्यक्ति बकायेदार कहलाएंगे। तहसीलदार द्वारा क्या होता था, देखिए प्रमाणिक जो हिसाब का जो लेखा था वो इस बात का निश्चयात्मक साक्ष्य था कि अमुक व्यक्ति के पास मालगुजारी बकाया है। मालगुजारी की वसूली के लिए देखिए क्या था कि मालगुजारी की वसूली के राज्य सरकार इसका दायित्व देखेगी। जिले की मालगुजारी वसूली की जिम्मेदारी कौन करेगा, डीएम करेगा, मतलब कलेक्टर की करेगा।
ज़िले की प्रत्येक तहसील का जो तहसीलदार है वो अपनी तहसील की मालगुजारी की वसूली के लिए जिम्मेदार होगा। मालगुजारी की वसूली प्रत्येक तहसील में नियुक्त अमीन द्वारा की जाएगी। अमीनों का पर्यवेक्षण जो है वो नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। यदि अमीन को यदि अमीनों को दी गई रकम अमीन द्वारा गबन कर ली जाती है तो जोतदार मालगुजारी को फिर से देने के लिए दायी नहीं होगा। जोतदार अपनी देय मालगुजारी को तहसील में भी जमा कर सकते हैं। अब एक केस यहाँ पर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं। श्रीमती सुशीला बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, 1996 में ये केस आया था और इस केस के बारे में ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक डिसाइड दिया कि बकाया राजस्व की वसूली हमेशा जीवित जोतदार से होनी चाहिए। मृत व्यक्ति की विरुद्ध वसूली की नोटिस नहीं भेजी जानी चाहिए। ठीक है, मालगुजारी का बंदोबस्त के बारे में देखते हैं क्या प्रावधान है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, जब किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बंदोबस्त की कार्रवाई की जाती है तो उसके प्रत्येक जोतदार द्वारा देय मालगुजारी की धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए तय की जाती है। बंदोबस्त अवधि के बारे में देखेंगे तो अधिनियम के आरंभ में 20 वर्षों के बाद किसी राज्य सरकार या किसी जिले या उसके भाग को मालगुजारी बंदोबस्त करने का निर्देश दे सकती है। आगे देखेंगे, पहले वाले बंदोबस्त को मूल बंदोबस्त कहा जाता है और इस बंदोबस्त की अवधि 20 वर्षों की होगी, इसके बारे में ऐसा प्रावधान है। आगे देखते हैं कि राज्य सरकार मूल बंदोबस्त से 20 वर्ष की अवधि के बाद किसी समय किसी जिले या उसके भाग की मालगुजारी के लिए बंदोबस्त का निर्देशित कर सकता है। दूसरे बंदोबस्त को पुनर्निरीक्षण बंदोबस्त की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और यदि आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको देख रहा हूँ कि यह मूल विधि वाली जो वीडियो है उस पर थोड़ा सा व्यूज़ आपके कम आ रहे हैं, लेकिन आपको इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब आप यूपीएसआई के एग्ज़ाम की पूरी डेट आ जाएगी, तब आप भागेंगे, मुझे पक्का पता हो। तब ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, मैं ये भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को जब तक आप 5 बार नहीं देखेंगे किसी भी हाल में आपको चीज़ें समझ में आनी ही नहीं वाली हैं, क्योंकि इतनी जटिल लैंग्वेज है। चलिए ठीक है, वो आपकी मनसा है, आप कैसे चीज़ों को करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भूमि अधिग्रहण के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।